है हम उनको साथ साथ जो है वो लेके चलते चले जाएंगे। ओके, हमने स्ट्रेटेजिक एचआर के लिहाज से हमने बात की, एचआर के लिहाज से हमने बात करके हमने एचआर के एनवायरनमेंट के लिहाज से सबसे पहले हमने डिस्कस किया, और एनवायरनमेंट के लिहाज से डिस्कस करके हमने बहुत सारे डायनामिक्स देखे। हमने ये देखा कि जी कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, फिर उसके बाद हमने देखा कि जी एक नेशनल कॉर्पोरेशन किस तरीके से बनती है, एक एमएनसी किस तरीके से बनती है, उनके कल्चर की डेविएशंस या उनके कल्चर की क्लासिफिकेशंस किस तरीके से चल रही होती हैं। हमने कल्चर के लिहाज से ऑलमोस्ट मोर और लेस एचआर के इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजों को डिटेल में देखा, और डिटेल में देख के हमने उसको डेलिब्रेट किया, और डेलिब्रेट करके हमने उसको डिस्कस किया है। आज जो चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, एक चीज हम सबके समझने की है, इंक्लूडिंग तुम्हारे भी और मेरे भी, हम सबके एक चीज समझने की ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसका ट्रू एसेंस या जिसकी ट्रू इफेक्टिवनेस तब आती है जब हमारे पास हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या जब हमारे पास हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिकली अलाइन हो, या जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स की तमाम स्ट्रेटेजीज हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ जो है वो अलाइन हो। दैट मीन्स कि अगर मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजीज मेरी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज के साथ अलाइन है, तो मैं बहुत इजीली अपना जो है बिजनेस को या अपनी वर्किंग्स को जो है वो अपने रन करके या अपने बिजनेस को वर्कआउट जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरे बिजनेस के साथ लिंक्ड नहीं है, मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ लिंक नहीं है, अब पहले तो एक चीज समझने की हमें जरूरत है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी क्या होता है, ताकि हम दोनों को लिंक कर सकें, ताकि हम दोनों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट या एफिलिएट करके समझ सकें कि दोनों के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोगों से एक जनरल सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ बिजनेस क्या होता है? व्हाट वी कॉल बिजनेस, हम बिजनेस किसको कहते हैं? सर बिजनेस को हम कह सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट अच्छा, कम्युनिटी एट अ लार्ज स्केल। तो ये तो ट्रेडिंग नहीं हो गई? सर कॉमर्स और बिजनेस सर एक किस्म से एक ही है सर। अमेरिकन शायद बिजनेस कहते हैं और ब्रिटिश के लोग कॉमर्स कहते हैं सर, ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ठीक है। जी, एनीवन एल्स? आसिफ? कमर्शियल एक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको हम इन अ सेंस। ठीक है, आसिफ? आसिफ, जी सर। क्या होता है बिजनेस बेटा? सर मुझे भी यही लगता है, बाइंग एंड सेलिंग। नहीं, बाइंग एंड सेलिंग जो तुम लोग कह रहे हो, मेरा सवाल ये था कि क्या बाइंग और सेलिंग तो ट्रेडिंग नहीं है? तिजारत को कहते हैं ना, खरीदना और फरोख्त करना। बिजनेस क्या होता है मैमूना? Yes, sir. बिजनेस क्या होता है? Sir, produce and sell goods and services for profit. यस, a quite comprehensive but a quite relevant definition. जब भी हम कोई चीज या तो प्रोड्यूस करें या कोई चीज सेल करें इन ऑर्डर टू एक्वायर अ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो हमारे पास कहलाता है बिजनेस। अब यहाँ पर आके एक बहुत मेजर आर्गुमेंट खड़ा हो जाता है कि सर ट्रेड में भी तो हम यही करते हैं, राइट? एंड इट्स वेरी राइट, ट्रेड में भी हम यही करते हैं। हम एक चीज बेचते हैं, उस एक चीज बेच के उसके अगेंस्ट में जो पैसा आता है उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ट्रेड की बहुत सारी कैटेगराइजेशंस में से जो एक सबसे ओल्ड और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो हमारे पास वो है क्राइटेरिया है, वो ये रहा है कि ट्रेड में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बार्टर ट्रेड का। बार्टर ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये कहता है, या ट्रेड का कॉन्सेप्ट बार्टर ट्रेड से जब हम ओरिजिनेट करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी डोंट, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमारा जो बिजनेस होगा या हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही कमाना हो। इट कैन बी ट्रेड कैन बी मेड टू फुलफिल द नीड्स एज वेल। मतलब ट्रेड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो जरूरियत को
ये जरूरियात को फुलफिल करने के लिए भी होता है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, इट्स प्योरली अबाउट generating profit. It's always about generating profit. तो एक तो सबसे मेजर डिफरेंस जो हमें समझने की जरूरत है वो ये होती है कि जी ट्रेड इज टू फुलफिल द नीड्स, कि हम जो है वो अपनी जरूरियात तो पूरा कर सके। और बिजनेस की जब हम बात कर सकते हैं या बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इट्स प्योरली फॉर द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है। ठीक हो गई, यहां तक बात समझ में आती है? मतलब ट्रेड और बिजनेस का फर्क समझ में आता है तुम लोगों को? अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के अब हम ये देखते हैं कि अब हमने एक फर्क देख लिया कि जी ये ट्रेड है, ये बिजनेस है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ट्रेड और बिजनेस में से हम अभी बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस का और एचआर का अलाइन होना क्यों जरूरी है? बिजनेस या एचआर के अंदर अलाइनिंग की क्या जरूरत है? ठीक है, इसको समझने के लिए तुम लोगों को मैं सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं। ये केस स्टडी है, ये एक पढ़ो, फिर उसके बाद हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जी स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, फिर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी का बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ क्या लिंक होता है। 9:26 हो रहे हैं, यू गॉट 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर तुम ये पूरा के पूरा पढ़ लोगे। 9:28 पे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ले लो। जी जनाब, इट्स 9:28। पढ़ा सब लोगों ने? माइक्स ऑन कर लो जरा सारे के सारे अपने। जी इकबाल, पढ़ा आपने? इकबाल, इसके पहले पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है? सिर्फ पहला पैराग्राफ बताना मुझे। जो भी सर समझ में आया, सिर्फ पहला पैराग्राफ। सर इसमें साउथ ईस्ट एयरलाइन की पहला बात हो रही है। पैराग्राफ। हेलो, जी जी, मैंने कहा सिर्फ पहला पैराग्राफ बेटा। इसमें साउथ ईस्ट एयरलाइन की बात हो रही है। यस सर। पहले पैराग्राफ में बेटा, पहला पैराग्राफ क्या बताता है? सर स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा है और कल्चर, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसके और मैनेजमेंट से बिजनेस की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप? सर बिजनेस की सक्सेस के लिए।
ठीक है, कंपनी कब बनी थी? सर 1964 और 67। अच्छा, और कंपनी के बनने के उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे और किस किस तरीके से बनी थी, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्या क्या सर फीचर था? सर सर कैरेक्टरिस्टिक ये कि लो कॉस्ट और लेबर हार्मोनी थी, सिंपलिसिटी एंड रैपिड एक्सपेंशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो पहले पैराग्राफ में ना कंपनी के ओरिजिनेशन के बारे में बताया हुआ है। हमेशा जब कभी भी हम स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज, किसी भी लिहाज से, लाइक बिजनेस के लिहाज से हम बात करें या मार्केटिंग के लिहाज से बात करें या फाइनेंस के लिहाज से बात करें या अकाउंटिंग के लिहाज से, हम किसी भी लिहाज से जब कभी भी हम बात करते हैं ना, क्या अल्लाह भला करे, स्ट्रैटेजी की, तो हमें सबसे पहले हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत होती है कि हम ये चीज देखें कि जी हमारे पास बिजनेस की ओरिजिनेशन कैसे हुई है, मतलब बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ था। सबसे पहले उसका कोर प्रिंसिपल क्या था। कोर प्रिंसिपल समझने से हमें फायदा क्या होता है? कोर प्रिंसिपल समझने से हमें फायदा ये होता है कि हमें उसकी बेसिक ओरिजिनेशन समझ में आ जाती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है कि जी इसका बेसिक पर्पस क्या था जिस वक्त ये बनी थी, और उससे हमें बहुत सारे ट्रेडिशनल सवालों के जवाब मिल जाते हैं एंड इट बिकम्स इजी फॉर अस कि हम उसको जो है वो वर्कआउट कर सकें। तो पहले पैराग्राफ में हमें कहानी बताई गई बनी कैसे थी। बनी कैसे थी? उस वक्त जिस वक्त ये बनी थी, it was considered as the most what you call innovative strategy। मतलब उस वक्त जो इसकी बनने की स्ट्रैटेजी वो सबसे इनोवेटिव थी। कैसे? इसका एक तो कल्चर बहुत स्ट्रांग था, मतलब उन्होंने कल्चर पे फोकस किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने फोकस किया स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, यानी उन्होंने ये कहा कि अपने एम्प्लॉयज के साथ शदीद मजबूत रिलेशनशिप क्रिएट रखो। ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी 1967 के अंदर बनी, दैट मींस अब हम अमूमन ईयर को स्किप कर देते हैं, हम कहते हैं कि ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, कंपनी बनने के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पीरियड के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की प्रोग्रेस अराउंड द वर्ल्ड या एक्सटर्नली चल रही थी। तो 1967 का पीरियड हमें बताता है कि उस वक्त आपके पास जो मार्केट चल रही थी वो शदीद टेक्नोलॉजिकल मार्केट चल रही थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट चल रहे थे और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट चल रही थी। दैट मींस ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मुलेट हो चुकी थी और उस वक्त वो ह्यूमन रिसोर्स अपनी डेवलपमेंट के स्टेज के अंदर चल रही थी। खैर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, बट चूंकि 1967 में और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, लाइक एयरलाइन इंडस्ट्री का बूम चल रहा था, लाइक आपकी वर्ल्ड कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चल रही थी, लाइक आप लोगों के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसके एडवांस में चल रही थी, तो इसलिए 1967 के लिहाज से वो एक इंपॉर्टेंट पीरियड था। ठीक है, अब उन्होंने उसका फीचर क्या दिया बनाने का? पहली चीज ये लो कॉस्ट थी, मतलब आपके एक्सपेंसेस कम थे। लेबर हार्मनी थी। लेबर हार्मनी का मतलब ये, मैं बीइंग मैनेजमेंट, आप बीइंग लेबर, या आप बीइंग मैनेजमेंट, मी बीइंग लेबर, हम दोनों कोरिलेट करके चलते थे, हम दोनों अग्री करके चलते थे। जैसे आप सारी की सारी क्लास अग्री करके चलती है ना कि हाँ जी ये काम, अगर कोई क्लास सब कहते हैं, टीचर कहते हैं कि जी मुझे उसके ऊपर सब फीडबैक दो, तो सब अग्री करते हैं और अग्री करके फीडबैक देते हैं, उस चीज को हम हार्मनी कहते हैं। इसी तरीके सारे के सारे लेबर हार्मनी में चल रहे थे। सिंप्लिसिटी, आसानी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लेके चलो, आसान आसान तरीकों से लेके चल रहे थे ताकि काम आसान हो। एंड रैपिड एक्सपेंशन, और तेज तेज बढ़ना, लाइक ये नहीं सोचा जा रहा था कि जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, तेज तेज बढ़ेंगे ताकि तेज तेज काम कर सके। ये बेसिकली कंपनी की ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी, या ये कंपनी का ओरिजिनल एम था, ये ओरिजिनल वर्किंग प्रोसेस था जो उन्होंने डिसाइड किया, जिसके बेसिस के ऊपर कंपनी बनी। और ये सारी की सारी चीजें अनफ्लिंचली, अनडाउटेडली का मतलब बगैर किसी शक के, बगैर किसी डाउट के, these components, ये सारे के सारे जो components थे, they were मेकिंग अ कॉम्बिनेशन जो कि कंपनी सक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट मींस ये वाली स्ट्रैटेजी कंपनी की सक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी। कब? जब कंपनी बनी थी। ठीक है अली, अब मुझे बताओ सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया हुआ बेटा? अली मोहम्मद, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ बताना मुझे, इससे आगे मत जाना। अली आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे, आपका आई थिंक माइक का इशू है। अली माइक, अच्छा चलो, मुझे आप मुझे टाइप कर दो। सर सेकंड पैराग्राफ में ये बताया कि कंपनी जो है ना शुरू में, मतलब जब सर सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो है ना कंपनी मतलब शुरू में स्लोली थी जब बनी थी, जब लेकिन उन्होंने तेजी से प्रोग्रेस भी किया। एक वक्त आया था और इन्होंने जो है ना कॉम्पीट भी किया, कुछ जैसे इसमें लिखे हुए जेट ब्लू और वर्जिन अमेरिकन कॉम्पीट को भी, उनको भी कॉम्पीट किया एसएस इन्होंने, और जो है ना अल्ट्रा
एक और जो था मर्जर्स अमंग द, अच्छा और ठीक मतलब है इन्होंने ठीक है ठीक है। दूसरों की निस्बत है ना क्या रिड्यूस दूसरों को देख के इन्होंने अपने आप को मतलब जब आगे बढ़ना था तो हाँ। इन्होंने कोस्ट को भी रिड्यूस किया, एक फैक्टर की वजह से इन लोग आगे भी निकले थे इस फैक्टर की वजह से। अच्छा अली तुमने पूरा की पूरा उल्टा बता दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। देखो सबसे पहले बताइए कंपनी स्ट्रैटेजी। कंपनी स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी कंपनी स्ट्रैटेजी ये थी कि लेबर और मैनेजमेंट दोनों साथ मिलकर चले, ठीक है। अब अगली चीज जो उन्होंने बताई वो उन्होंने ये बताई है कि देखिए कोई भी बिजनेस जब रन किया जाता है तो बिजनेस में सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या होता है। बिजनेस में सबसे सिग्निफिकेंट फीचर दो होते हैं, एक आपका ग्रो करना, दैट मींस आपकी ग्रोथ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो आपके कंपैटिटर्स होते हैं, क्योंकि आपको देख के आपके कंपैटिटर्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं, एडजस्ट करते हैं, या आप अपने कंपैटिटर को देख के अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी लोकेट करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को जो है मॉडिफाई करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करते हो, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर या इसके अंदर उन्होंने जो चीज बताई वो ये बताई कि जी पहली चीज तो ये बताई कि जी कंपनी बढ़ी, अपनी जो कंपनी की स्ट्रैटेजी थी वो कंपनी की स्ट्रैटेजी ठीक थी, और उसके रिजल्ट में कंपनी का जो डिजायर्ड बढ़ने वाला एलिमेंट था कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया, ठीक है। कंपनी बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कंपनी जो है वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती चली गई, यानी कि वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी थी ना कि भाई वर्कर्स को साथ लेके चले एंड ऑल दैट, वो स्ट्रैटेजी मध्यम होने लगी। मध्यम होने का मतलब ये हल्की हल्की इनइफेक्टिव होने लगी। क्यों इनइफेक्टिव होने लगी? इनइफेक्टिव इसलिए होने लगी क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर जो आपके तमाम के तमाम मेजर एयरलाइंस थी, यानी कि जो आपके कंपैटिटर्स थे, कंपैटिटर्स के मुताबिक जो जिनसे आप जंग कर रहे होते हो या जिनसे आप कंपटीशन कर रहे होते हो या जिनसे आप एक तरीके से कहना चाहिए कि जो आपके सर्वाइवल के ऊपर आपको जो है वो टफ टाइम दे रहे होते हैं, आपके जो कंपैटिटर्स थे, ठीक है, उन तमाम के तमाम कंपैटिटर्स ने क्या किया, उन तमाम के तमाम कंपैटिटर्स ने भी आपकी स्ट्रैटेजी उठाई, और स्ट्रैटेजी उठा के उन्होंने भी अपनी कॉस्ट को कम करना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना स्टार्ट किया, और वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो साउथ वेस्ट एयरलाइन की अपनी जो लो कॉस्ट की स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के करीब आ गए, ठीक है। न सिर्फ साउथ स्ट्रैटेजी के अंदर करीब आ गए, बल्कि एक सिचुएशन ये आई, एक सिचुएशन ऐसी आया, एक पीरियड ऐसा आया ग्रेजुअली कि एयरलाइंस जिनके जो दो प्रोमिनेंट एयरलाइंस थी, जेट ब्लू और वर्जिन अमेरिका, ये दोनों एक्चुअली कंपीट करने लगे। कंपीट करने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी साउथ वेस्ट की स्ट्रैटेजी के ऑलमोस्ट बराबर कर ली। मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम साउथ वेस्ट वालों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे चलते रहे, सक्सेसफुल भी होते रहे। उसी स्ट्रैटेजी को कंपनी की दूसरी यानी कि दूसरी एक्सटर्नल कंपनीज ने भी अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद वो आहिस्ता 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 साउथ वेस्ट के कंपैटिटर बनते गए, मतलब करीब आते चले गए, और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने साउथ वेस्ट को कंपीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरे पास किसका आया है, Saddam, as a merger among top airline took place, the cost that Southwest went perished and second paragraph, ठीक है सही है। ओके मैं मुबारका बेटा मुझे ये बताओ थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया गया। मुबारका सॉरी बेटा, हेलो सर वॉइस आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। सर मैं कह रही हूँ मुझे रीड आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आई ना। बेटा रीड आउट तो करना था ना। नहीं एक्चुअली मैं अभी अभी इन हुई मीटिंग में। अच्छा आप अभी अभी हुए हो, ओके 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 चलो ठीक है सही है। सद्दाम बेटा थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या बताया हुआ है? अच्छा आई थिंक सद्दाम बेटा आपका माइक अवेलेबल है क्या इस वक्त? अगर माइक अवेलेबल नहीं है सद्दाम आप लिख दो मुझे। शाहजेब बेटा थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है? शाहजेब शाहजेब अजहर अजहर बेटा रेस्ट अश्योर के तुम लोग अपने माइक्स, अच्छा ठीक है रेस्ट अश्योर करो बेटा कि तुम लोग अपने माइक्स जो है वो कर लो ताकि
हम इसको डिस्कशन के ऊपर लेके चल सके और इसको फिर जो है आगे की तरफ मूव करा सके। ओके फाइन, ठीक है, मैं इसको पूरा के पूरा भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको आगे जो है वो लेके चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये चीज बताई, सबसे पहले उन्होंने कंपनी की स्ट्रैटेजी बताई कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या थी, उस बिजनेस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट बताया कि उस बिजनेस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट क्या आया। इम्पैक्ट के बाद अब उसने तीसरे इम्पैक्ट किसके ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, कि आपके जो एक्सटर्नल आपके कंपेटिटर्स थे उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या आया। अजहर बेटा पीछे वाला तो मैं नहीं पढ़ा सकता, जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ऑडियोज मेरे पास जो है वो मौजूद है सारे के सारे, तो आप जो है वो उसको लेक्चर्स को जो है वो देख लो। शाहजेब बेटा एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा वापस कनेक्ट कर लो, क्योंकि मेरे पास नेट की कनेक्टिविटी तो क्लियर आ रही है, मेरे पास कनेक्टिविटी नहीं आ रही है मसले में। तो आप देख लो इसको, एक दफा रिकनेक्ट कर लो तो हो सकता है आपका इशू रिजॉल्व हो जाए, अपने सिग्नल्स जो है वो चेक कर लो कनेक्टिविटी के डिवाइस के। ओके, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ है वो हमें ये बताता है कि इशू हमारे पास क्या आ रहा है। साउथ वेस्ट के अंदर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर जो इशू आया, उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर इशू क्या आया, स्ट्रैटेजी में इशू ये आया कि जी एक तो उनको जो है कंपेटिटर्स का चैलेंज आ गया, कंपेटिटर्स का चैलेंज हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज जो मैंने 1967 के पीरियड के लिहाज से आपको बताया था कि जी आपका जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो आपका टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, एडवांसमेंट चल रही थी एंड ऑल दैट। उसके बाद जो तीसरा चैलेंज आपके पास आया वो ये आया कि साउथ वेस्ट ने जो है जिस तरीके से पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी एक्सपेंशन थी वो स्लो होती चली गई। जब आपकी एक्सपेंशन स्लो होती चली गई तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बहुत सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट होने की बात आई वो आपके पास आई एम्प्लॉय हायर करने की, वेजेस स्केल की। वेजेस स्केल का मतलब जो आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो। तो अब जब चूंकि आप एक्सपेंड नहीं कर रहे, चूंकि बिजनेस में जो पहले आप प्रॉफिट कमा रहे थे अब उतना प्रॉफिट नहीं है आपका, तो व्हाट शुड बी द आंसर या व्हाट शुड बी द थिंग, द थिंग शुड बी कि अब आपके पास जो है वो चूंकि आप जो है वो प्रॉपर बिजनेस अर्न नहीं कर रहे, दैट मींस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उस तरीके से नहीं चल रही है, स्ट्रैटेजी भी अब आपकी उस तरीके से नहीं चल रही है, तो इम्पैक्ट किधर आएगा, इम्पैक्ट आया आपके एम्प्लॉयज के ऊपर, आपके लेबर्स के ऊपर। और एम्प्लॉयज और लेबर्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आया, पहले आपकी स्ट्रैटेजी होती थी कि जी आप एम्प्लॉय और लेबर का हार्मनी के लेके चल रहे थे, लेकिन अब आपके पास क्या मसला हुआ, अब आपके पास मसला ये हुआ कि नाउ you were not on existing strategy जो ऊपर चल रही है उसके ऊपर, now you were not able to hire, you are not able to expand। सबसे पहली बात आप एक्सपेंड नहीं कर पाए। दूसरी बात ये कि आप नए लोगों को जो हायर कर पा रहे हैं, नए लोगों को जो हायर करने की बात कर रहे होते थे, पहले तो आप नए लोगों को हायर नहीं कर पा रहे, पहली बात। दूसरी बात ये, जब आप नए लोगों को हायर कर भी रहे हो तो नए लोगों को आप उस सैलरी स्लैब के ऊपर या उस ब्रैकेट के ऊपर हायर नहीं कर रहे जिस सैलरी स्लैब या जिस ब्रैकेट में हायर करने की आपको जरूरत थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके हायरिंग वेजेस या आपके जो वेजेस थे, आपके जो सैलरीज थी वो आपकी रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने अगली चीज क्या बताई, अगली चीज उन्होंने ये बताई कि जी आपके जो आपकी, चूंकि हम बात कर रहे थे हार्मनी की, मैनेजमेंट की, ओके हम बात कर रहे थे हार्मनी की मैनेजमेंट और लेबर फोर्स के दरमियान, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, उसका रिजल्ट ये हुआ था कि जी आपकी कंपनी के 83% लोग जो वो यूनियनाइज्ड हो गए थे। ये कोई बहुत अनफोर्सिंग चीज नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नहीं है, ऐसा होता है। वो कंपनीज जो कि एम्प्लॉयज और हार्मनी के दरमियान हार्मनी से काम कर रही होती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, नॉर्मली उसके अंदर यूनियनाइज स्टाफ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 83% हमारे पास स्टाफ जो है वो यूनियन का था, ठीक है। और अब क्या हुआ, हमारे पास यूनियन का जब स्टाफ आपके पास बढ़ा या यूनियन का स्टाफ आपके पास आना शुरू हुआ, तो कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। स्ट्रैटेजी कैसे चेंज की कंपनी ने ये कहा कि जी अब मुझे लोग तो हायर करने, लेकिन अब मैं लोगों को, चूंकि मेरा ऑलरेडी स्टाफ यूनियनाइज्ड है, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो यूनियन की प्रेमिसेस जो है वो चल रही है, तो इसलिए नाउ आई वोंट बी एबल टू हायर द पीपल ऑन फुल टाइम बेसिस। व्हाट द कंपनी स्ट्रैटेजी डिड, अब कंपनी की एचआर स्ट्रैटेजी आती है। चूंकि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही इतनी ज्यादा, चूंकि आपके कंपेटिटर्स आपके मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आपको टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपका 93% यूनियनाइज्ड स्टाफ है, तो व्हाट द कंपनी डिड वाज, कंपनी के एचआर ने अब क्या किया, कंपनी के एचआर ने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग फॉर फुल टाइम दे स्टार्टेड वर्किंग टू हायर फॉर द पार्ट टाइम एम्प्लॉय। उन्होंने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के साथ हायरिंग करना स्टार्ट कर दी। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को हायर करने का क्या मतलब हुआ, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को हायर करने का मतलब ये हुआ कि आपके एम्प्लॉयज जो कि आपके नंबर ऑफ जॉब्स थी, यानी कि जो कि आपकी जो जॉब्स पहले आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉयज कर रहे थे, आपने उस कॉन्सेप्ट को आहिस्ता आहिस्ता आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। आउटसोर्स करना का मतलब ये दूसरी कंपनीज को देना स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट आपने अपनी इसके थ्रू कॉस्ट कर्टेल करना स्टार्ट कर दी।
और जब आपकी कॉस्ट कर्टेल हुई तो एम्प्लॉइज ने क्या कहा, एम्प्लॉइज ने ये कहा कि जी ये जो आपके नए सीईओ, पुराने सीईओ जो थे वो एम्प्लॉय फ्रेंडली थे, और जो नए सीईओ थे वो अपनी कंपनी को एज अ फैमिली कंसिडर नहीं करते, बल्कि नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ बिजनेस। इस पूरी केस स्टडी में इतना सारा टाइम लगाने की वजह ये थी कि मैं तुम लोगों को ये समझा सकूं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ एचआर की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से मिलाया जाता है। पहले एचआर की स्ट्रैटेजी क्या थी कि लेबर मैनेजमेंट हार्मनी के साथ काम करते, दोनों मिलके भाई भाई बहन बहन बन के काम करते थे। फिर उन्होंने ये चीज कही, नहीं हमारी ये वाली बिजनेस स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, इसलिए वी नीड टू रिवाइज दिस स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को रिवाइज करके हमें मजीद फर्दर आगे अपनी एचआर स्ट्रैटेजी को अलाइन करना होगा। तो सेकंड अलाइनमेंट उन्होंने एचआर को किस तरीके से किया, दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, जो कि सडनली या जो कि ग्रेजुअली मूव किया, और मूव करके आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके पास, अल्लाह भला करे, आउटसोर्सिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं और अब हम आके सारी के सारी चीजें देखते हैं, और उसके अंदर हम जो है वो चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज क्या है और किस तरीके से। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि हमारे पास सबसे पहले हमें जो चीज समझने की जरूरत है वो हमारे पास है कि व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल। हमने केस स्टडी में भी जो सबसे पहली चीज पढ़ी थी वो बिजनेस मॉडल पढ़ा था, जो हमें सबसे पहले से कंपनी की स्ट्रैटेजी बताई थी। अब हमें सबसे पहले बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। बिजनेस मॉडल बेसिकली एक स्टोरी है। स्टोरी का मतलब ये है कि इट्स अ टेल, इट्स अ राइम, ठीक है, जो कि ये चीज बताती है कि एक कंपनी ने किस तरीके से अपनी वैल्यू क्रिएट की अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ इट वर्क, या किस तरीके से उसने काम किया, या किस तरीके से वो काम करने के लिए जा रही है, किस चीज के लिए, टू अर्न द प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने पहली जब मैंने अभी स्टार्ट किया डिस्कशन, तो मैंने आपको डिस्कशन स्टार्ट करते साथ ही पहली बात ये कही कि हम बात करेंगे बिजनेस की, हम ट्रेड की बात नहीं करेंगे। ट्रेड का मतलब ये है जरूरतें पूरी करना, बिजनेस का मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्वायर करना। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जो हम करते हैं वो बिजनेस होता है, और बिजनेस चलाने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं, बिजनेस चलाने के लिए जो हम रोड मैप्स क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। और बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो कंसोलिडेटेड नाम है वो नाम है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल हमारे पास आसान लफ्जों में अगर कोई हमसे पूछे तो हम बिजनेस मॉडल में ये कहते हैं कि जी बिजनेस मॉडल इज बेसिकली अ स्टोरी दैट डिफाइंस या दैट टेल्स अस as how company created its value for the customer। पहली बात कि किस तरीके से कस्टमर के लिए जो है वो वैल्यू क्रिएट की गई, पहला सवाल। दूसरा, किस तरीके से कंपनी ने डिफाइन किया या किस तरीके से कंपनी ने वर्कआउट किया, किस तरीके से कंपनी ने एफर्ट्स किया, कंट्रीब्यूट किया इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, आप अक्सर और बेशतर जो है वो कॉमनली एक वर्ड सुनते हो कि कॉमनली आप ये कहते हो कि जी बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड बिजनेस मॉडल है, रिवाइज्ड बिजनेस मॉडल है, अपडेटेड बिजनेस मॉडल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आपका बिजनेस मॉडल है, या आपके पास जो आपका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है, या आपके पास जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ पीरियड चेंज करते रहते हो। किस लिहाज से चेंज करते रहते हो? इन अकॉर्डिंग्स टू द सराउंडिंग, इन अकॉर्डिंग्स टू द एनवायरनमेंट जो आपके इर्द गिर्द रन कर रहा होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो हमने केस स्टडी में दूसरा पैराग्राफ पढ़ा कि जी हमने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, स्ट्रैटेजी चेंज ना करने की वजह से क्या हुआ, कंपेटिटर हमारे करीब आना स्टार्ट हो गया। तो इन ऑर्डर टू अश्योर दिस थिंग, कंपेटिटर हमसे दूर रहे और हम अपने कंपेटिटर से आगे भागते रहे, वी नीड टू कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग आवर मॉडल। हमें अपने बिजनेस मॉडल को कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि हम वक्त के साथ साथ आगे भाग सकें, वक्त के साथ साथ हम चल सकें, और नेसेसरी जो भी हमारी अपडेट्स है या जो भी हमारी नेसेसरी स्पीड है या पेस है उसको हम मेंटेन कर सकें। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमारे पास जो है कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझना जरूरी है। क्योंकि बिजनेस के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि अकाउंट्स में हम पढ़ रहे होते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, कितना खर्चा किया और कितना कमाया। ये तीनों चीजें बिजनेस मॉडल की होती है, एचआर की नहीं होती है। तो अभी तो हम सिंपल बिजनेस मॉडल के लिहाज से बात करें, बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिहाज से बात करें, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना जरूरी है। ठीक है, मैं आपका ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ और दोबारा से सेशन ओपन कर रहा हूँ, तो आप सब लोग जल्दी से वापस आ जाओ और फिर उसके बाद हम यहीं से उसको स्टार्ट करते हैं।